इम्यूनिटी के तौर पर जो है वो हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। और इसमें सर्कुलेशन भी है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी है, और इसके अंदर जो है बेटा जो इम्यूनिटी है वो भी है। ठीक है जी, चलें जी, राधा भी तैयार है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये हमारे पास जो है मीजोडर्म जो है वो मेनली इसको डेवलप करती है, मीजोडर्म से बना होता है, ठीक है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। अब इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेनली हम लोग बेटा जो सिस्टम इसमें मेंशन करते हैं वो दो हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको बेटे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी सिस्टम। और जो बेटे आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसको हम लोग सेकेंडरी सिस्टम के तौर पर जो है वो मेंशन करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम के तौर पर जो है ये चीजें आ जाती हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो मेन रेगुलेशन है उसी को ही हम लोग डील करते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना, इसको याद रखिएगा, इसको ना हम लोग कंपनसेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज कंपनसेटरी सिस्टम। अब बेटे इसको कंपनसेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, इसने अपनी सिक्रीशन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करनी होती है, ठीक है। इसमें दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होते हैं। इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड जो होता है वो बेटे हमारे पास ब्लड होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फ मौजूद होता है। ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स जो इसमें है बेटे इनको ब्लड वेसल्स मेंशन करते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं इनको लिम्फेटिक्स मेंशन किया जाता है। जो पंपिंग ऑर्गन है बेटे ये इसमें ह्यूमन हार्ट जो कि डबल पंप के तौर पर लेबल किया जाता है, और जो इसमें है बेटा देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन, देयर इज नो पंप, ठीक है। मेनली इसमें नो पंपिंग ऑर्गन हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो असेसरी ऑर्गन जरूर हैं जो कि इसको बेटे हेल्प करते हैं। असेसरी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है वो इसमें हेल्प करती है, जिसमें हम लोग फिर मेंशन करते हैं स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। इन स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है। हमारे पास बेटे रेस्पिरेशन की वजह से लिम्फ जो है वो मूव कर रहा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें हम लोग काफ मसल जो है उनको मेंशन करते हैं। देयर आर काफ मसल्स, ये काफ मसल जो है ये मेन आपके पास कॉम्पनसेटरी और जो पंपिंग कह लो के या मूवमेंट ऑफ लिम्फ के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब इसमें कुछ चीजें जो कि हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है दैट इज बेटे कॉनिकल शेप्ड ऑर्गन, रेडिश इन कलर हम इसको लेबल करते हैं। इसको बेटे हॉलो मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। मसल कौन से होते हैं इसमें? देयर आर कार्डियक मसल्स जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। इसको मोस्ट पावरफुल ऑर्गन भी मेंशन किया जाता है, दैट इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। लेकिन ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन किसका है? दैट इज बेटे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो मैस होता है बेटा दैट इज 250 to 350 ग्राम, जो कि हम इसके साथ लेबल करते हैं, या फिस्ट साइज भी मेंशन किया जाता है। तो ये आप लोग इसके साथ जो है वो चीजें मेंशन करोगे। बाकी बेटा इसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये बेटे हमारे पास ये जो स्टर्नम होती है, इस स्टर्नम से लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो टिल्टेड होता है, इसको स्लाइटली टू लेफ्ट जो है वो मेंशन करते हैं, स्लाइटली टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो है ना ये हमारे पास टिल्टेड होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी स्पेस की बात करें बेटा तो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है ICS, इंटरकॉस्टल स्पेस, इससे ये इनिशिएट होता है अप टू द बेटे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ
ICS इंटरकॉस्टल स्पेस, वहां पर बेटे ये आपको दिखाई देता है। इसको कुछ बुक्स यूं भी मेंशन करती हैं कि ये ऑलमोस्ट स्टर्नम से 9 सेंटीमीटर जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। इसमें बेटा जो हमारे पास बेस होती है हार्ट की, वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है, और एपेक्स ऑफ हार्ट जो होती है बेटे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है। यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो बेस होती है इसमें बेटे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों आ जाते हैं, लेकिन एपेक्स जो होती है इसमें मेनली हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। डन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास ये जो हार्ट होता है ना, ये दोनों फेफड़ों के दरमियान में पाया जाता है, और ये हमेशा बेटे ऑब्लीक पोजीशन में होता है। ऑब्लीक पोजीशन का क्या मतलब है? थोड़ा सा टिल्टेड, ऐसे देखो ना, थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, टिल्टेड। ठीक है, इसको यहां पर टिल्टेड ये इस तरह से हम लोग शो करते हैं, एंगल में पाया जाता है, दिस इज ऑब्लीक फॉर्म। फिर हम लोग इसको डॉर्सल टू स्टर्नम भी कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, दैट इज मीडियन टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान में है। अब दोनों फेफड़ों के दरमियान में बेटे ये जो स्पेस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिएस्टिनल स्पेस। इसको ना मेडिएस्टिनल स्पेस कहा जाता है। ये इस मेडिएस्टिनल स्पेस में बेटे मेनली पाया जाता है। ठीक है, मेडिएस्टिनल स्पेस में। अच्छा, फिर हम लोग इसको सुपीरियर टू डायाफ्राम भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये आपके पास डायाफ्राम है। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा, तो उसमें भी मैंने डायाफ्राम का जिक्र किया था। तो अगर ये डायाफ्राम से ऊपर है तो यानी किस रीजन में होगा? ये बेटे थोरैसिक रीजन में है, या थोरैसिक कैविटी के अंदर है। एब्डोमेन में नहीं है, थोरैसिक कैविटी के अंदर है। ठीक है, और ये बेटे हम, अच्छा इसके बाहर जो है ना, वो आप इसकी ये पाउच भी मेंशन करते हो, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो होती है, इसको डबल लेयर स्ट्रक्चर जो है बेटे मेंशन कर रहे होते हैं। दैट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, पाउच ऑफ हार्ट के तौर पर जो है वो हम लोग इसको लेबल करते हैं। अच्छा, ये जो बेटे आपके पास पाउच ऑफ हार्ट होती है, ये बेसिकली हार्ट वॉल जो है ना, उसके बाहर एक डबल लेयर है, जिसमें बेटे पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। देयर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है बेटा, ये इसमें शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर पाया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसको बेटे 10 to 50 ml तक मेंशन किया जाता है, और ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, दैट प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। ठीक है, ये बेटे हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से बचाना, ये बेटे इसका काम होता है। ये आप इसके साथ याद रखेंगे, इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। इसकी बेटे जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। ये एपिकार्डियम जो होती है, ये बेटे सीरस लेयर होती है, दैट इज द सीरस लेयर। फिर बेटे दरमियान वाली जो है मायोकार्डियम है, इसको मस्कुलर लेयर या थिकेस्ट लेयर भी बोलते हैं, और यही लेयर होती है बेटा जो कि इसमें पावर स्ट्रोक जो है वो बनाती है। फिर हम लोग इसकी एंडोकार्डियम की बात करते हैं। एंडोकार्डियम सबसे इंटरनल है, और बेटे इसको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर जो है वो मेंशन किया जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि लेयर कौन कौन सी है, चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से है। और बेटा इसमें एक और चीज, ये जो कलेक्टिव लेयर है ना, ये सारी की सारी जो है वो आपके पास हार्ट वॉल के तौर पर जो है वो जाना जाता है। डन, चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बेटे इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है, इसकी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये जो अपेरेंटली आपको दिखाई दे रहा है, मतलब है तो सही, लेकिन ये फिगर जो है वो आपके पास पूछी जाती है क्वेश्चन के तौर पर। इसमें बेटा हम मेंशन करते हैं, शुरू करते हैं यहां से, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा बेसिकली बेटा ये इसको बोलते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। फिर है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ये यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर जो है वो लोअर बॉडी पार्ट से। ठीक है, फिर बेटे हमारे पास इसमें
ये जो हिस्सा होता है दैट इज लेबल्ड एज राइट एट्रियम, और ये जो हिस्सा होता है दैट इज लेबल्ड एज राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हम मेंशन करते हैं। तो ये वाली साइड जो है वो आपके पास क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो आपके पास राइट एट्रियम होता है, ठीक है, और ये बेटा राइट वेंट्रिकल जो होता है, ये दोनों मिलकर राइट हार्ट भी कहलाते हैं। इन दोनों को ना हम लोग कोलेक्टिवली राइट हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज राइट हार्ट। ये राइट हार्ट के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे आ जाती है एओर्टा। ये एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेटे निकलता है और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अच्छा, यहां पर आपको फिर याद रखने की जरूरत है कि ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम होता है एंड दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये दोनों चेंबर यहां पर है। तो टोटल चेंबर मैं पूछूं हार्ट के अंदर कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि सर 4 होते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम और बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को कोलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट हार्ट जो है वो बनाते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, लेफ्ट हार्ट जो है उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो है चीजें दैट इज लेबल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है फेफड़ों की तरफ, उसको आगे डील करते हैं, अभी मैं सिर्फ हिस्सों की बात कर रहा हूं। और फिर हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना किसका काम है, ये बेटे हमारे पास पल्मोनरी वेन्स का काम है। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 2 राइट साइड पे होती हैं और 2 बेटा लेफ्ट साइड पे होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन भी आता है लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको गलत कर देते हैं। अच्छा, अब 4 चेंबर्स मैंने आपको बता दिए, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दैट इज बेटा 3 टाइम्स थिकर, 3 टाइम्स थिकर है, और इसके 3 टाइम्स थिकर होने की वजह से सबसे ज्यादा जो पुशिंग फोर्स होती है या पंपिंग फोर्स होती है बेटा वो भी यही जनरेट करता है। अच्छा, फिर हम लोग यहां पर बेटे इसके सेल्स की बात करें तो जो कार्डियक सेल्स होते हैं ना ये हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं, और इनमें बेटे इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो पाई जाती है। ये जो येलो कलर की शो की हैं दे आर लेबल्ड एज इंटरकलेटेड डिस्क। अच्छा, ये सवाल सीधा सीधा ऐसे भी आया हुआ है पास पेपर्स के अंदर, दैट इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो कौन से मसल्स में होती है, तो आप बताते हैं कार्डियक मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। क्या ये ब्रांच्ड है, बिल्कुल है, दे आर बेटे ब्रांच्ड। ये हमारे पास ब्रांच सेल्स के तौर पर जो है वो हम इनको मेंशन करते हैं। क्या ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, ये बेटे आपके पास इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपने इसके साथ याद रखना है। क्या इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, बिल्कुल बेटे दे हैव स्ट्राइएशंस, ठीक है, लेकिन इररेगुलर स्ट्राइएशंस जो है बेटा ये इसमें हमें दिखाई देती है। रेगुलर स्ट्राइएशंस जो है वो स्केलेटल मसल के साथ होती हैं। आगे चलते हैं। अब बेटे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हम लोग बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये थोड़ा सा एक्सपोज पार्ट है, आप देखें जरा इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगेन इसकी तरफ आ जाते हैं सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके पास, इसको ब्लैक कलर के साथ शो करते हैं, ये आता है इस राइट एट्रियम के अंदर। इस राइट एट्रियम से इसने बेटे जाना होता है यहां पर ये राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां पर बेटे ये वेल्व होता है एक ना, देयर इज अ वेल्व। ये जो वेल्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये आपके पास 3 कस्प होते हैं, 1 2 और 3, ये ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा वेल्व है, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। कहां मौजूद होता है, ये बेटे राइट हार्ट में मौजूद होता है। इसमें बेटा इन वेल्व के साथ जो है वो आपको यहां पर ये चीजें भी दिखाई देती हैं जो कि बेटा ये इसमें छोटे छोटे फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्डिये टेंडिने, दे आर लेबल्ड एज कॉर्डिये टेंडिने, इनको कॉर्डिये टेंडिने बोलते हैं। और बेटा
ये कॉनिकल शेप मसल्स है ना, यहाँ पे ये देखो इसकी बेस के ऊपर, इन कॉनिकल शेप मसल के साथ अटैच होते हैं। ये कॉनिकल शेप मसल हमारे पास कहलाते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल से क्वेश्चन आता है कि पैपिलरी मसल्स कहां से ओरिजिनेट करते हैं सॉरी, पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकुलर वॉल से ओरिजिनेट करते हैं बेटा। तो ये आप इसके साथ जो है बेटा कुछ चीजें याद रखोगे। अच्छा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां से हो के बेटा अल्टीमेटली इसने ये जो आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसको लंग्स की तरफ कैरी करना होता है, और लंग्स वो वाली साइट है जहां पर ये एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ऑक्सीजन जो है बेटा इसके अंदर ऐड होती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना फेफड़ों से आता है इसमें, जिनको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो मेंशन करते हैं। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? पल्मोनरी वेन्स आर 4 इन नंबर ना, और ये बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। इन पल्मोनरी वेन्स की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा अगेन यहां पर आपके पास जो है ये एक वेल्व मौजूद होता है। इस वेल्व को क्या बोलते हैं? दैट इज लेबल्ड एज बायकस्पिड वेल्व। इसमें 2 कस्प होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? दैट इज बायकस्पिड वेल्व, या बेटे इसको हम लोग माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। अगेन इसके अंदर बेटे उसी तरह से कॉर्डिएट टेंडिने भी होगा, उसी तरह से पैपिलरी मसल्स जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पैपिलरी मसल्स हैं, कॉर्डिएट टेंडिने हैं। ओके, अच्छा, फिर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि ये जो आपके पास ये वाला वेल्व है इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है जी, और ये वाला जो वेल्व है इसको बेटे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। आप देखें ऊपर मैंने लिखा भी था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है दैट इज 3 टाइम्स थिक एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, तो ये दिखाई भी दे रहा है। ओके, तो दैट इज क्वाइट सिंपल। हमारे पास बेटा ये इस तरह से। अच्छा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, ये बेटे यहां से आपके पास ये एओर्टिक वेल्व, ठीक है, एओर्टिक वेल्व के थ्रू आगे जाता है, और एओर्टिक वेल्व से बेटा ये फिर एओर्टा में आता है जिसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी अपर यानी फेफड़ों और जो सेफेलिक पोर्शन है उसकी तरफ से सप्लाई करती है। फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और फिर बेटे आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी होती है। तो ये आर्टरी जो है ये आपके पास ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओवरऑल हम बेटे यहां पर जब वेल्व्स की बात करते हैं तो वेल्व्स कितने होते हैं? देयर आर 4 वेल्व्स जो कि यहां पर मैंने शो किए हैं। एक है जी बेटे हमारे पास दिस वन जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। ये ट्राइकस्पिड वेल्व के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इसको बेटे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। दैट इज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? ये बेटे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहलाता है। दैट इज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व है। फिर बेटे हमारे पास एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व भी होता है। पल्मोनरी वेल्व जो है दिस इज दिस वन, और ये बेटा आपके पास सेमील्यूनर वेल्व के तौर पर भी जाना जाता है। सेमील्यूनर बेसिकली हम हाफ मून के साथ जो है वो मेंशन करते हैं, दैट इज अ सेमील्यूनर वेल्व। और एओर्टिक वेल्व जो होता है बेटा दिस वन। अच्छा, एक चीज तो बताओ मुझे ये सामने देख के, इनमें से कितने वेल्व्स हैं जो कि आपके पास ट्राइकस्पिड वेल्व है? एक ही वेल्व है जो बाइकस्पिड है, बाकी सारे ट्राइकस्पिड होते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है ना वो एओर्टिक वेल्व को भी ट्राइकस्पिड कह देते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं करना बेटे आपने, बुरी बात है, मामा मारती हैं ऐसी बातों पे। अच्छा, अब बात करते हैं हार्ट एज डबल पंप। 2 दफा दिल धड़कता है, कब कब धड़कता है? दिल के धड़कने की या उसके पंपिंग को जो है ना हम 2 तरह से मेंशन करते हैं, क्योंकि डबल सर्किट सर्कुलेशन करवाता है। एक बेटे इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है
जिसको हम लोग मेंशन करते हैं शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन। ये आपके पास शॉर्टर सर्किट सर्कुलेशन कहलाता है। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको बेटे हम लोग लॉन्गर सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं, दैट इज लॉन्गर सर्किट सर्कुलेशन। तो दोनों सर्कुलेशन है ना। फिर आपके पास बेटे ये भी मेंशन किया जाता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है दैट इज विद द राइट हार्ट। इसको कौन कंट्रोल करता है? राइट हार्ट जो है बेटा ये इसको कंट्रोल करता है, और इसमें राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल आ जाता है। डन। बड़ी सिंपल सी बात है। जो आपके पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है इसको बेटे हम लोग एसोसिएट करते हैं विद द लेफ्ट हार्ट। ठीक है, और लेफ्ट हार्ट में हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है, ये हम इसके साथ लेबल करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में बेटे ह्यूमन हार्ट से ब्लड जो होता है वो लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। फिर लंग्स से बेटे ये वापस हार्ट की तरफ जाता है और इसमें फिर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, यानी ऑक्सीजनेशन जो है वो इस लेवल पर होती है। अच्छा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी की तरफ। ठीक है, लेट्स से हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड जाता है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन जो है बॉडी में कंज्यूम होती है, और फिर बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा होती है। इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है उसमें बेटे हमारे पास बॉडी जो है वो आपके पास शामिल होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब बेटे इस सर्कुलेशन को जो है ना वो हम एक टेबल की फॉर्म में भी यहां पर शो करते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है ना बेटा, फेफड़ों से शुरू करते हैं। फेफड़ों की तरफ जो ब्लड आता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेट्स से ये कहां से आता है? पल्मोनरी ट्रंक से आता है, उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ आ जाता है। डन। अच्छा, लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके पास ट्रेवल करता है। अब ये कहाँ ट्रेवल करता है? ये बेटे ट्रेवल करता है लेफ्ट एट्रियम के पास, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। डन, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहां से बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है एक इस साइड पे मूव करवा देते हैं और एक इस साइड पे। ये जो राइट साइड में ना इसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले चाहिए होता है। ठीक है, और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरीज जो है बेटा ये हार्ट को सबसे पहले ब्लड सप्लाई करती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसको सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, तो वो बेटा ह्यूमन हार्ट होता है। उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा जो है बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड, शोल्डर, आर्म्स को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पे जो हेपेटिक आर्टरी है लीवर को सप्लाई करती है, इलियोकोलिक आर्टरी गट को करती है, किडनी के लिए रीनल है, गुनेड्स के लिए गुनेडल है, और फिर इलियक आर्टरी है। ठीक है, इसको मजीद नीचे कर लेते हैं। और जो इलियक आर्टरीज होती है ना बेटा वो फर्दर बाइफरकेट करती हैं। ठीक है, दो हिस्सों के अंदर। किस किस के अंदर? एक हमारे पास आ जाती है दैट इज फेमोरल आर्टरी, इसको फेमोरल आर्टरी, ये जो फेमोरल आर्टरी है फीमर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, दूसरी जो होती है बेटा उसको शेटिक आर्टरी जो है ना वो मेंशन करते हैं, दैट इज शेटिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। उसके बाद जो है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां से मूव करेगा। कैसे? अगेन यहां पर एक जो है वो फेमोरल वेन कैरी करेगी, देयर विल बी फेमोरल वेन, और दूसरा जो है इसको शेटिक वेन बोलते हैं। ठीक है, ये बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है।
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन फिर इलियक वेन भी, गोनेडल वेन भी इसमें ड्रेन होगी, रीनल वेन ड्रेन होगी, हिपैटिक वेन जो है बेटा वो इसमें ड्रेन होगी, और अल्टीमेटली ये भी इसके अंदर ड्रेन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बेटे हेड शोल्डर्स है उसको सुपीरियर वेना केवा ड्रेन करवाएगी और नीचे से इंफीरियर वेना केवा जो है वो आती है। तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये आपने इसके थ्रू जो है इसको कैरी करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास चीजें कौन सी हैं और किस किस तरह से सप्लाई करती हैं। ठीक है, डन। इसमें कोई सवाल है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ओके चलें, हाँ जी ये हार्ट के साथ ही एसोसिएटेड है। चलें आगे चलते हैं बेटा हम लोग फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल की तरफ। अब कार्डियक साइकिल जो होता है ना बेटा, ये आपके पास 0.7 से 0.8 सेकंड के अंदर जो है ना वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है। इसमें हम लोग हार्ट की जो एक्टिविटी होती है इसको बेटे रिदमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ये रिदम के थ्रू मूव करता है। और इसमें यह भी मेंशन किया जाता है कि 72 बीट्स जो होती हैं वो पर मिनट में ये बीट कर रहा होता है। दैट इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन हार्ट। ठीक है ना बेटे, सबसे पहले फेफड़ों को नहीं मिलता, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास हार्ट को मिल रहा होता है। ये गलत है कॉन्सेप्ट। अगर कोई यहां पर ये इसको ये समझता है ना कि फेफड़ों को सबसे पहले मिलेगा, वो गलत है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं। सिस्टोल का वर्ड जहां पर भी आएगा ना इसका मतलब यह कॉन्ट्रैक्शन होगी। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है ना बेटा दैट इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर ये खुद को कंप्लीट करती है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, सॉरी एट्रिया के जो मसल हैं जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों आ जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से इनलेट वेल्व्स ओपन होंगे। अब इनलेट वेल्व्स क्या है? इनलेट वेल्व्स बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वेल्व को, टीसीवी प्लस बीसीवी, बायकस्पिड वेल्व। ये बेटे वेल्व जो है वो हमारे पास ओपन होते हैं, इनलेट वेल्व्स, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड जो होता है ना, ब्लड एंटर्स वेंट्रिकल्स। ब्लड जो है बेटे ये वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर हो जाता है। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत आसान सा है कि आपके पास एट्रियल सिस्टोल के अंदर जो एट्रियाज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व आपके पास ओपन होते हैं एंड देन ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब बेटे ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है ना, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है? 0.3 सेकेंड। अब यहां पे किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन होनी है? यहां पर बेटे आपके पास वेंट्रिकुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्स जनरेट हुई है। अब इसमें क्या होता है, वेल्व्स का यहां पर चक्कर है, यहां पर कंफ्यूजन जिसमें बच्चों को आती है। पहली बात, इसमें बेटा जो इनलेट वेल्व्स होते हैं ना, जो कि ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, इनलेट वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, क्लोज। ठीक है, दूसरा इसमें आउटलेट वेल्व्स की बात करते हैं। आउटलेट वेल्व्स जो होते हैं बेटा दे गेट्स ओपन, ये ओपन हो जाता है। अब आउटलेट वेल्व्स कौन कौन से बताओ? आउटलेट वेल्व के अंदर हम लोग दो पढ़ते हैं, सेमील्यूनर वेल्व प्लस एओर्टिक वेल्व। ओके, ये दो हम इसके साथ पढ़ते हैं। अब एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये दोनों मिलकर आपके पास सिस्टोलिक फेज बनाती। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटे ये डायास्टोल फेज आ जाती है। ये जो डायास्टोल फेज होती है, इस डायास्टोल फेज को हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई इसका ड्यूरेशन जो होता है
दैट इज 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में ये कंप्लीट होती है। इसको हम लोग रिलैक्सेशन, डायास्टोल जहां पर भी आएगा देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, ये मसल्स की रिलैक्सेशन को जो है ना बेटा शो करती है। अब दिस इज समथिंग के डायास्टोल फेज के अंदर ना हम कभी भी एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायास्टोल नहीं लिखते, तो इसमें सिंपल डायास्टोल ही लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यूं मेंशन करते हैं कि जो बेटा वीनस ब्लड होता है ना, वीनस ब्लड ड्रेन्स इनटू हार्ट, वीनस ब्लड ड्रेन्स इन हार्ट। अच्छा अब ये क्या है भाई, ये मसला है। बच्चे समझते हैं कि सर वीनस ब्लड से मुराद ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही आती हैं। अब इसको ना थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये यहां पर देखते हैं। देखो एक तो इसमें वेना केवा ड्रेन कर रही है और दूसरा पल्मोनरी वेन्स ड्रेन कर रही है। तो वेन्स के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, उसको वीनस ब्लड ही बोलते हैं ना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं वीनस ब्लड ड्रेन्स इनटू द हार्ट, तो ये बात ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो ड्रेन कर रही हैं, एक है पल्मोनरी वेन्स और दूसरी कौन सी है बेटा, इसमें वेना केवा। तो ये दोनों जो है ये आपके पास इसमें ड्रेन करती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब ये डायास्टोल और सिस्टोल जो है इसका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो सारे मिलकर जो है वो आपके पास ये 0.7 या 0.8 जो है वो बना रहे होते हैं। अच्छा अब इसमें दो चीजें और भी जरूरी हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम का पता हो, कार्डियक आउटपुट का पता हो। पहले स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना बेटा, जैसे स्ट्रोक हम पढ़ते हैं कि बल्ले की बड़ी स्ट्रोक है, तो यहां पर ये मेंशन किया जाता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल, लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पास आउट होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। यही स्ट्रोक वॉल्यूम हमें कार्डियक आउटपुट के बारे में भी बताती है। अब कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट जो कि 72 बीट्स पर मिनट है, इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाती है। इसको याद रखना है, ये आपके पास जो है बेटा क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। डन, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है बेटा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रोल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट के अंदर किस तरह से है, याद रखिएगा। हार्ट हैज इट्स ओन कंडक्टिंग सिस्टम, इसका ना अपना कंडक्टिंग सिस्टम होता है, दैट हैज इट्स ओन कंडक्टिंग सिस्टम, इसका अपना कंडक्टिंग सिस्टम होता है। हाँ ये इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ना बेटे ये इसको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल इसके पास अपना कंडक्टिंग सिस्टम होता है। ये स्टार्ट कहां से होता है? दैट इज सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे नेचुरल पेस मेकर, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, दैट इज अ नेचुरल पेस मेकर। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। इसको बेटे हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। इसको रिदमिक सेंटर भी बोलते हैं। यहां से नर्व इंपल्सेस जो होती है ना वो जनरेट होती है। उसके बाद ये नर्व इंपल्सेस, अच्छा ये इसकी पोजीशन भी पूछी जाती है अक्सर ना, ये कहां होता है? अपर लेफ्ट साइड पे, लेटरल, जो राइट एट्रियम है उसकी अपर लेटरल साइड पे मौजूद होता है। फिर उसके बाद बेटे आप लोग यहां पर एवी नोड की बात करते हो, दैट इज दिस वन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड बेटे इसको बोलते हैं। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है ना
इसमें ऐसे नोड से आने वाली इंपल्स थोड़ी देर के लिए रुकती है। और ये कैसे आती है इंपल्स, ये भी देख लेते हैं। ये बेटे यहां से जनरेट होती है बैकमैन बंडल से, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास सिग्नल देती है, और एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक जो होते हैं उसके थ्रू ये अल्टीमेटली आके बेटा रिजाइड करती हैं इस लेवल के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। डन। अब इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बेटे आपके पास ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हम रेड लाइन से, रेड कलर से शो करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, जिससे बंडल ब्रांचेस निकलती हैं। एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक है बेटे राइट बंडल ब्रांच, और उससे आगे फिर कंडक्शन पाथवेज निकलते हैं। चलो अब इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। आपके पास सबसे पहले ऐसे नोड आता है जिसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। इससे नर्व इंपल्स जनरेट होती है। ये नर्व इंपल्स जो है बेटा आके एवी नोड तक जो है ना वो मैसेज कैरी करती है। एवी नोड ये स्टे पॉइंट भी है इसका। इसको बेटे हम लोग सेकंड पेस मेकर भी बोलते हैं, और 0.15 सेकंड स्टे भी होता है यहां पर। 0.15 सेकंड स्टे भी होता है यहां पर। उसके बाद बेटा ये एवी नोड से मैसेज जो है आगे आपके पास जाता है बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस से फिर बंडल ब्रांचेस आ जाती हैं। देयर आर बंडल ब्रांचेस, और फिर बेटे बंडल ब्रांचेस से आपके पास ये परकिंजे फाइबर्स तक जाता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो कंडक्शन होती है ना, तेज कंडक्शन जो होती है वो परकिंजे फाइबर्स की होती है। ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज भी पूछी जाती है, लेट्स से अगर ये कंडक्शन सिस्टम जो है वो इसका किसी वजह से डैमेज हो जाए, ऐसे नोड काम करना छोड़ दे तो एवी नोड उसको टेकअप कर लेता है। अगर एवी नोड छोड़ दे तो बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिस इसको टेकअप कर लेता है। अगर वो भी छोड़ दे तो बंडल ब्रांचेस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर वो भी छोड़ देता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बेटा वो फिर हमारे पास इसको टेकअप कर लेता है। आगे चलते हैं। अब बेटे यहां पर हमारे पास दो टर्म जो है ना उसको हम लोग डील करेंगे। एक है टैकीकार्डिया। टैकी का मतलब होता है तेज, कार्डिया हार्ट के साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि जो आपके पास हार्ट रेट है ना बेटा उसका ज्यादा हो जाना, हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना, ये टैकीकार्डिया है। फिर हमारे पास एक टर्म यूज की जाती है दैट इज ब्रेडी कार्डिया। जो ब्रेडी कार्डिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाई कि इसके अंदर जो हार्ट रेट है ना बेटे उसका कम हो जाना, ब्रेडी कार्डिया। तो टैकी और ब्रेडी ये आपके पास जो है इसमें मैसेज के तौर पर जो है ना ऑप्शन के तौर पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ये नॉर्मेलिटी के अंदर आती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसका कंडक्शन सिस्टम जो है बेटा इसमें आपके पास ये ईसीजी के ऊपर जो है ना इसको शो किया जाता है, ईसीजी, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। अच्छा ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ना दैट इज नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड का मतलब ये होता है कि भाई इसमें बॉडी के अंदर किसी भी चीज को पंक्चर नहीं किया जाता, इस वजह से इसको नॉन इन्वेजिव मेथड बोलते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज यूज टू measure इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट, यूज टू measure इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना बेटे उसको मैयर करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फिर एक ईईजी भी होती है, उसको इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी बोलते हैं। वो जो ब्रेन होता है उसकी कंडक्टिव एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। चलो अब बेटे यहां पर आपके पास डिफरेंट वेव्स है, हमें पता है। पी वेव जो होती है ये एट्रियल सिस्टोल को शो करती है। किसको शो करती है? दैट इज शोइंग एट्रियल सिस्टोल। ये एट्रियल सिस्टोल के साथ एसोसिएटेड है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपके पास ये बेटे एक वेव आती है। ये एट्रियल सिस्टोल जो होती है इसको हम लोग एट्रियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज एट्रियल
डीपोलराइजेशन, इसको डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। ओके, ये पी वेव के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, उसके बाद बेटे पी आर सेगमेंट आता है, जो कि हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे होते हैं कि दैट इट कैन बी लेबल्ड एज द स्टे ऑन एवी नोड, दैट इज स्टे ऑन एवी नोड। एवी नोड के ऊपर ये स्टे होता है थोड़ी देर के लिए। ये स्टे इस वजह से होता है ताकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल हो सके। उसके बाद बेटे हमारे पास ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये दिखाई देता है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ये बेटे आपके पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहलाता है, दैट इज लेबल्ड एज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनते हैं कि डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर की कहां पे है और एट्रियल की डीपोलराइजेशन कहां पर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एसटी सेगमेंट आता है, देन बेटे हम लोग यहां पर लेबल करते हैं दिस वन, दैट इज टी वेव। ये जो टी वेव होती है इसको बेटे हम लोग वेंट्रिकुलर डायास्टोल भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज वेंट्रिकुलर डायास्टोल, जो कि हम इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। डन, ये बड़ी सिंपल सी। अच्छा, अब ये हमें जो है ना वो डिफरेंट चीजें बताती है। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि फर्ज कर लो ये पी वेव थी, इससे लेकर ये टी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, ठीक है, ये बेटे 0.8 सेकेंड हमारे पास शो करता है। फिर आपके पास ये जो लाइन होती है ये कौन सी है, इसको बेटे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, या इसको बेस लाइन भी बोला जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर ये अच्छा, ये टी वेव के बारे में एक और चीज पूछी जाती है कि जो टी वेव होती है या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है ये क्या है। इसमें बेटा बेसिकली वेंट्रिकल की ना रीपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो पी क्यू आर एस और टी बेटे आपके पास ये चीजें इसमें आती हैं। सो नाउ दीज आर द पैरामीटर्स जो कि बेटे हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं, और इसकी वजह से ना हमारे पास बेटे डिफरेंट जो चीजें हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। जैसे अरिदमियाज हैं, जैसे एमआई है, एमआई बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन को, एमआई किसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो होता है बेटा इसको लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेटे ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग यहां पर ये रिलेट करेंगे। चले, ये आर्टरीज और वेन्स, चूंकि इसमें ब्लड नहीं है शामिल तो इस वजह से आर्टरीज और वेन्स जो है ना उन्हीं की चीजें हैं, उन्हीं को ही हम लोग डील कर रहे होंगे कि ये किस तरह से चीजें आती हैं, इसको हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टरीज जो होती हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये बेटे आपके पास हार्ट से अवे कैरी करती हैं, टूवर्ड हार्ट कैरी करना वेन्स का काम होता है। टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी अम्बलाइकल आर्टरी जो है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सेम एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, इसमें भी एक्सेप्शन में पल्मोनरी और अम्बलाइकल। याद रखिएगा बायोलॉजी के अंदर हर वो क्वेश्चन बन सकता है जो एक्सेप्शन के तौर पर आता है। इसी तरह जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, रेजिस्ट करती हैं ब्लड फ्लो को क्योंकि इसका बोर कम होता है, वेंट्रिकल पंप करते हैं ब्लड एंड मेंटेन कांस्टेंट ब्लड फ्लो। जो वेन्स होती हैं ये लेस इलास्टिक होती हैं और इनमें बेटे सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वेल्व जो है वो इनमें बेटे प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है एवरेज ब्लड प्रेशर इसमें 100 mm ऑफ Hg होता है, जबकि वेन्स के अंदर 2 mm ऑफ Hg मेंशन किया जाता है। लेयर जो होती हैं इसमें बेटे बेसिकली तो 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटिमा। लेकिन बेटे जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है।
अच्छा, एक टर्म यूज की जाती है वेजोवजेरम, ये बेसिकली वेसल ऑफ वेसल कहलाती हैं, जो थिकेस्ट पार्ट होता है ना उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिडल लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बेटे इसमें होते हैं, और इनर जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल और एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर बनी होती है। एज कंपेयर टू दिस वेन्स की बात करें तो इनका बेटे जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो सेम होती है एज आर्टरीज। मिडल लेयर थिन होती है क्योंकि इसके पास जो है ना इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल्स रिलेटिवली कम होते हैं, ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं। ये बेटे इंटरनल लेयर आर्टरीज जैसी होती है। मेन डिफरेंस इसका मिडल लेयर के अंदर आता है। ब्रांचेस की बात करें तो एओर्टा जो है बेटा ये आपके पास लार्जेस्ट आर्टरी के तौर पर कंसीडर की जाती है। इसमें आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स का डायामीटर जो होता है वो 3 mm से 10 माइक्रोमीटर। अगेन डिफरेंट प्रोविंशियल बुक्स के अंदर ये डिफरेंट है। लार्ज जो होती हैं बेटा दे कंटेन 3 लेयर्स एट आर्टरी, स्मॉल के अंदर 2 लेयर होती हैं जिसमें एंडोथीलियल और स्मूथ मसल्स हैं। जो सबसे लार्जेस्ट वेन है इसको वेना केवा कहते हैं। मोस्टली वेन्स और वेन्यूल्स का डायमीटर जो होता है ना 8 to 100 माइक्रोमीटर। अब अगेन ये भी वेरी करता है बेटा, डिफरेंट के साथ डिफरेंटली एसोसिएटेड है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डायमीटर की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटे इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल जो है वो हमें दिखाई देती है। इसके अलावा बेटे ये आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन जो है वो भी हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, और इसी ब्लड फ्लो की वजह से वेजोडाइलेशन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को जो है ना वो हम लोग डील करते हैं। वेजोवजेरम बेटे बेसिकली मिडल लेयर के साथ पाई जाती है। ठीक है, जो आपके पास वेन्स हैं दे रेयरली चेंज द डायामीटर, इस वजह से ये बहुत आपके पास जो है ना बेटा हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट बोर के तौर पर जो है ना हम इनको लेबल कर रहे होते हैं कि इनका बोर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें आर्टरीज की बात करते हैं, सॉरी कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज जो होती है ना बेटा इनका जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 1 mm। ये हमारे पास ये 1 mm के करीब जो है वो बेटे इसका साइज रखते हैं। डायामीटर जो होता है वो इनका 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है। डायामीटर कितना होता है? दैट इज 7 to 9 माइक्रोमीटर, ये इनका डायामीटर होता है। इसमें बेटे ब्लड की बात करें तो दोनों तरह का ही होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर सकते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी कैरी करते हैं। अच्छा, अब बेटे इसमें कैपिलरीज जो होती है ना ये हमारे पास एक्सचेंज साइट होती है। लेट्स से अगर मैं ये कैपिलरी की बात करूं तो इसमें ना बेटे ये हमारे पास सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान एक्सचेंज जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चीज़ों का कैपिलरी के अंदर जाना, ठीक है, और फिर चीज़ों का कैपिलरी से बाहर आना, ये बेटे यहां पर होता है। अब इसीलिए हम लोग कैपिलरीज को साइट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज साइट ऑफ एक्सचेंज। अब ये साइट ऑफ एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है? क्या इसमें डिफ्यूजन होती है? बिल्कुल होती है बेटे, दे आर रिस्पॉन्सिबल। डिफ्यूजन के थ्रू भी एक्सचेंज होता है। क्या इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है? बिल्कुल होती है, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है। क्या बेटे इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है? बिल्कुल होती है। इसमें बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी होती है और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दोनों ही आ जाती है। इसके अलावा कैपिलरीज के स्टार्ट में बेटा आपको प्री कैपिलरी सफिंक्टर जो है वो भी दिखाई देते हैं। देयर आर प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स। ये बेटा जो प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स होते हैं ये इसको रेगुलेट भी करते हैं। रेगुलेशन से मुराद ये है कि इसके डायामीटर को कंट्रोल करना जो है ना वो बेसिकली इसका काम होता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, वी विल हैव अ ब्रेक और फिर उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। जी बच्चों, चलें जी, हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बेटे, इसको ना हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास कंपनसेटरी सिस्टम भी है। बिल्कुल स्टार्ट में इस यूनिट में मैंने आपको बताया कि कंपनसेटरी सिस्टम बोलने की वजह क्या है। कंपनसेटरी सिस्टम हम इसको इस वजह से बोलते हैं कि इसने फ्लूइड को री एंटर करवाना होता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो कि हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसको बेटे हम लोग सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसमें कुछ चीजें जो है इनको हम लोगों ने डील करना है कि हमारे पास ये क्या है और किस किस तरह से हम इसको कैरी करेंगे। सबसे पहले बेटा लिम्फ की बात करते हैं। अच्छा, लिम्फ जो होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ फ्लूइड, जो कि आप लोग मेंशन करते हो कि हमारे पास ब्लड के साथ जो है वो रिजेम्बलेंस रखता है। लिम्फ के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लिम्फ होता है ना, ये सीएनएस में नहीं होता। ठीक है, लिम्फ इज नॉट फाउंड इन सीएनएस, सीएनएस के अंदर नहीं है। तो सीएनएस के अंदर फिर क्या होगा अगर सीएनएस के अंदर लिम्फ नहीं है? तो सीएनएस के अंदर जो होता है बेटा, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है दैट इज नियरली सेम एज दैट ऑफ लिम्फ, तो उसमें ही बेटा ये लिम्फ के तौर पर काम करता है। तो ये आप इसके साथ एसोसिएट करोगे। बाकी लिम्फ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लिम्फ जो होता है बेटा, इसको प्लाज्मा लाइक भी बोला जाता है, लेकिन अगर इसकी ज्यादा सिमिलैरिटी पूछी जाए तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिलती जुलती होती है। ठीक है, प्लाज्मा लाइक है, दैट इज कलरलेस। ये बेटे हमारे पास कलरलेस भी होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसमें बेटे WBCs की बात करें तो WBCs के अंदर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि B और T लिम्फोसाइट जो है वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है विद इट। क्या इसके पास RBCs होते हैं? तो बेटे आंसर है देयर इज नो RBC विद इट। इसके पास जो है वो RBCs मौजूद नहीं होते। फिर अगर हम इसमें प्रोटीन्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर स्मॉल प्रोटीन्स जो है वो पाई जाती हैं, लार्जर साइज की प्रोटीन्स जो है वो मौजूद नहीं होती। और अगर आप लोगों ने अभी नम्स वाला टेस्ट दिया है तो उसमें भी आपने इस चीज को जो है वो प्रॉपरली डील किया होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, अब बेटे ये जो आपके पास लिम्फ की फॉर्मेशन होती है ये कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। लिम्फ जो ब्लड जो होता है ना, बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ये ब्लड एंटर होता है और फिर यहां से बेटा ये लिम्फ की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, और लिम्फ जो होता है उसने वापस जो है बेटा ये ब्लड के अंदर एंटर होना होता है। ये इसका पैरामीटर है। इसमें हम लोग पंजाब की बुक की बात करें तो वो ये कहती है कि 30 लीटर जो है ना ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होके ICSF का हिस्सा बन जाता है, और उसमें से 3 लीटर जो होता है वो लिम्फ में जाता है और 27 लीटर जो होता है वो वापस ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये एक लिम्फ का कह लो कि साइकिल जो है वो हम लोग डील कर रहे होते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक्स की बात करते हैं। अब लिम्फेटिक्स में बेटा ये आपके पास ना एसोसिएटेड है विद रेफरेंस टू वेसल्स, इनको हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स भी बोलते हैं, या बेटे ये आपके पास लिम्फ वेसल्स भी कहलाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं दे आर लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स हैं बेटा आपके पास कैटेगराइज की जाती हैं एफेरेंट वेसल में। एफेरेंट वेसल कहा जाता है जो कि लिम्फ नोड की तरफ जो है बेटा इसको लिम्फ को फ्लो करवाती है। फिर हमारे पास आ जाती है इफेरेंट वेसल। इफेरेंट वेसल वो होती है जो कि इससे लिम्फ नोड से निकलती है। ठीक है, और फिर इसमें बेटा हमारे पास आ जाती हैं लेक्टियल्स, और लेक्टियल्स जो होती हैं इनको बेटे कैपिलरीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। दे आर लेबल्ड एज कैपिलरीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज हैं बेटा ये। ठीक है, फिर इसकी जो मेन डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? इसकी जो मेन डक्ट होती है ना बेटे उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज थोरेसिक डक्ट।
क्या बोला जाता है? थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट जो है वो इसकी सेंट्रल डक्ट भी कहलाती है, या इसको लार्जेस्ट वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट को? दैट इज लेबल्ड एज लार्जेस्ट वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी, ये आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम की लार्जेस्ट वेसल होती है। ये बेटे यहां से फिर आपके पास ड्रेन करती है इनटू सबक्लेवियन वेन। यहां से ये ड्रेन होती है, ड्रेन्स इनटू सबक्लेवियन वेन। जो सबक्लेवियन वेन होती है ना बेटा, उसमें ये ड्रेन करती है। सो ये इसका फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। बेटा लिम्फ नोड जो होते हैं, अगेन अगर सीएनएस के अंदर लिम्फ नहीं है तो उसमें लिम्फ नोड भी नहीं है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं देयर इज नो लिम्फ नोड इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फ नोड भी नहीं होते बेटा। अच्छा, किसी भी बॉडी के अंदर जब हम इनकी बात करते हैं तो दे आर मोर देन 100 नोड्स, मोर देन 100 नोड्स जो है वो हम मेंशन कर रहे होते हैं। कोई भी नोड उसकी शेप जो होती है दैट कैन बी राउंड, ये बेटे हमारे पास ओवल शेप हो सकता है, और ये हमारे पास बीन शेप्ड भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज समथिंग जो कि इसके साथ लेबल करते हैं। अब लेट्स से मैं यहां पर ये एक नोड जो है इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इस नोड में ये एक वेसल है जो कि इसमें से निकल रही है, इसको इफेरेंट वेसल बोलते हैं। और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो दैट विल बी, ये लो। ठीक है, ये हम लोग वेसल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास बेटे जो इस लिम्फ नोड की तरफ बेटे कैरी करती हैं उनको एफेरेंट वेसल्स बोलते हैं, और जो इससे अवे जाती है ना उसको इफेरेंट वेसल बोलते हैं। इफेरेंट वेसल विल ऑलवेज बी ए, वन नहीं होगी। ठीक है, नो लिम्फ नोड इन सीएनएस, ये हमने पढ़ा, और देयर इज ओनली वन इफेरेंट फ्रॉम ईच नोड। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास लिम्फ नोड है और इसमें एफेरेंट जो होती हैं, ये भी एफेरेंट है, ये भी बेटे एफेरेंट है, और ये भी एफेरेंट है। ठीक है, ये इसके साथ आप लोग याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत इजी है इसको याद रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो लिम्फ नोड होता है ना, इसमें आप लोग वीनस वेन्स और आर्टरी को भी लेबल कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका काम जो होता है वो फिल्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन करवाना जो है, ये इसके साथ हम लोग मेंशन करते हैं। मैचुरेशन करवाना वो भी बेटे इसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ एसोसिएटेड होती है। अच्छा, फिर लिम्फ मैसेज की बात करते हैं। लिम्फ मैसेज में बेटा हम लोग मेंशन करते हैं कि देयर आर थाइमस ग्लैंड्स। लिम्फ मैसेज के अंदर थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड जो है वो इसका लार्जेस्ट मैस जो है वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा, लिम्फ मैस और लिम्फ नोड के अंदर फर्क क्या होता है? मैसेज का साइज बड़ा होता है, नोड्स का साइज छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन बेटे इसमें आ जाती है, इसमें बेटा टॉन्सिल्स आ जाते हैं, और इसमें बेटा एडिनॉइड्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कि हम इसके साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। फिर मैंने एक बात बताई थी कि देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन जो कि बेटा इसके साथ जो है लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मौजूद हो। पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, ये बेसिकली एसोसिएटेड मूवमेंट करवाती। बाकी बेटे लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ये छोटी सी ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने याद रखनी है। फिल्ट्रेशन करवाना इसका काम है, लिम्फोसाइट की मैचुरेशन इसके ऊपर होती है, साथ ही साथ बेटे ये कंपनसेशन के तौर पर काम करता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, और सिक्योरिटी चेक भी हम इसको बोलते हैं। फिर हम बेटा हमारे पास आ जाता है दैट इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इम्यूनिटी को थोड़ा सा ना हम फोकस करें। इम्यूनिटी जो है ना बेटा, ये आपके पास कह लो कि है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा,
लेकिन एक सेपरेट यूनिट के तौर पर भी है, जिसको हम लोग जो है वो मेंशन करते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर। इम्यूनिटी क्या है? ये बेटा आपके पास प्रिवेंट करती है, रिस्पॉन्स करती है, रिपेयर करती है। इम्यूनिटी जो है ना, सबसे पहला ये आपके पास प्रिवेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बेटे ये रिस्पॉन्स भी करती है टूवर्ड पैथोजेंस, और अगर कोई नुकसान हो जाए तो रिपेयर के अंदर भी बेटे ये रोल प्ले करती है। ठीक है, इसको रिस्ट्रेन, रिस्पॉन्स, रिपेयर भी बोलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रेन भी प्रिवेंट के माने के अंदर आता है। अच्छा, अब इम्यूनिटी क्या, मतलब एक सिंपल सी ये फिनोमिना है जो कि हम इसके साथ मेंशन करते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, ये आपके पास एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कॉमन है सबके लिए, और उसको आप इजीली जो है ना वो डाइसेक्ट कर सको। तो बेटे हमारे पास ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसको बेटे हम लोग लेयर्ड डिफेंस बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज लेयर्ड डिफेंस। लेयर्ड डिफेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मेनली बॉडी के अंदर ना डिफरेंट लेयर्स बेटे शामिल होती हैं। ठीक है, फिर हम इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बेटे यूं भी मेंशन करते हैं कि ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? दैट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि किसी खास पैथोजन के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, कोई भी पैथोजन है उसके लिए है। फिर बेटे हम इसको इनेट भी बोलते हैं। इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट की टर्म हम लोग यूज करते हैं बाय बर्थ। ये बेटे बाय बर्थ इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा, फिर हम इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ बेटे केमिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स दोनों तरह के इसमें जो है वो मेंशन करते हैं। हम ये मेंशन करते हैं इसमें केमिकल बैरियर्स भी हैं और मैकेनिकल बैरियर्स भी हैं। ठीक है, इसमें हम मेंशन कर सकते हैं केमिकल प्लस मैकेनिकल बैरियर जो हैं, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए तो ये लेयर्ड डिफेंस के तौर पर जाना जाता है। इसमें हम कुछ चीजों को डील करते हैं। सबसे पहले हम बेटे यहां मेंशन करते हैं स्किन। अब स्किन जो होती है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। वी नो दैट कि स्किन जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। डेड कैरेटिनाइज जो है बेटा ये सेल्स इसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। अब ये जो स्किन होती है इसमें बेटा डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस हम लोग मेंशन करते हैं। पहला हम मेंशन करते हैं कि इसमें सीबम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा बेटा हम इसमें मेंशन करते हैं स्वेट। अब सीबम जो है ये ऑयली सिक्रीशन होती है, और ये सीबम जो कि ऑयली सिक्रीशन है इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि ये ऑयल जो है ना ये इसको प्रिवेंट करवाता है एंट्री ऑफ डिफरेंट पैथोजन से। स्वेट की एसिडिटी होती है और 3 to 5 pH जो है बेटा ये रखता है, और इस एसिडिक pH की वजह से बहुत सारे पैथोजन जो है वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले तो आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। फिर बेटे आपको पता होना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में। दैट कैन बी राइट ओवर हियर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब बेटा जब हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इसमें आपके पास डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाती। जैसे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थ्रू आउट आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें उसमें भी बेटे थ्रू आउट म्यूकस जो है वो आपके पास मौजूद होता है, वो भी प्रोटेक्टिव लेयर है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बेटा आपको थ्रू आउट जो है ये म्यूकस दिखाई देता है, ये आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप बेटे यहां पे ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड क्लॉट उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ब्लड क्लॉट जो है ये भी बैरियर के तौर पर है। फिर इसके अलावा डिफरेंट सिक्रीशंस हम लोग इसमें मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं टीयर। टीयर ग्लैंड में जो टीयर होता है वो सरफेस से बचाता है।
उसकी सरफेस जो है ना वो आई सरफेस को बचाती है टीयर की प्रेजेंस। फिर इसी तरह से हम लोग सलाइवा की बात करते हैं, ये भी ऑरल कैविटी के साथ कनेक्टर के तौर पर पाया जाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से बेटा ईयर वैक्स, हम लोग ईयर वैक्स की बात करें वो बचाता है। नेजल सिक्रीशंस, या आप बेटे स्टमक HCl की बात करते हो, स्टमक HCl, तो ये भी बेटे आपके पास जो है इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली आपके पास नॉन स्पेसिफिक है बेटा, इस वजह से हमारा जो सामने सबसे पहले इसी के साथ होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है बेटा, क्या ये स्पेसिफिक है? नहीं बेटा, दैट इज ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक। ये भी हमारे पास क्या है, ये बेटे नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, पहली बात। दूसरा बेटे हम इसको भी इनेट मेंशन करते हैं, ये भी बाय बर्थ आपके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो ऐड होती हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों को मसाइल आते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर मेंशन करते हैं फैगोसिटिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम यहां पर मेंशन करते हैं फैगोसिटिक एक्टिविटी। अब बेटे फैगोसिटिक एक्टिविटी जो होती है ना, ये हमारे पास एसोसिएटेड है विद मैक्रोफेजेस, विद न्यूट्रोफिल्स। अब इसको जरा आसान करते हैं। फैगोसिटिक एक्टिविटी में मेनली हम लोग मैक्रोफेजेस को डील करते हैं ना। मैक्रोफेजेस कहा जाता है जो कि बड़े बड़े फूड कंटेंट जो है बेटा उसको खाना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि मैक्रोफेजेस बेसिकली मोनोसाइट्स से ही कन्वर्ट होते हैं। मोनोसाइट्स 10 से 20 घंटे ब्लड में रहते हैं, उसके बाद ये मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मैक्रोफेजेस 2 to 3% होते हैं, और बेटे डिफरेंट टिश्यू के अंदर ये ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कफर सेल्स पढ़े, हम माइक्रोग्लियल सेल्स नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, तो ये जो आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स स्किन के अंदर पढ़ते हैं, तो ये बेटा इसके साथ चीजें ऐड होती हैं। फिर हमारे पास बेटा इसमें माइक्रोफेजेस को भी ऐड किया जाता है। अब जब हम लोग माइक्रोफेजेस की बात करते हैं ना, तो माइक्रोफेजेस जो होते हैं बेटा, ये आपके पास परसेंटेज के लिहाज से 62 से 70% तक होते हैं, ठीक है, 62 से 70% तक। और इनको हम लोग मेनली मेंशन करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो है ना, न्यूट्रोफिल्स, वो न्यूट्रोफिल्स बेटे इसमें आपके पास ऐड होता है, यही माइक्रोफेजेस के तौर पर जाने जाते हैं। और जो मैक्रोफेजेस हैं ये मोनोसाइट मैंने बताया, ये बेटे मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, माइक्रोफेजेस में न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, ये बेटे पस फॉर्मेशन, ये बेटे इनका काम होता है, इनके साथ एसोसिएट करते हैं, पस फॉर्मेशन, सुपिनेशन भी हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास इसमें आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये कौन से हैं? नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये आप लोग लिम्फोसाइट के साथ मेंशन करते हो, जो कि T लिम्फोसाइट की कैटेगरीज होती हैं। अब T लिम्फोसाइट्स हम लोग जब इसमें ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये आपके पास दो तरीके से सेल्स को ब्रेक करता है। पहला परफोरिन्स, परफोरेट करते हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि टारगेट सेल्स को परफोरेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा बेटा दे प्रोड्यूस प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो होते हैं बेटा प्रोटीन, ये आपके पास प्रोटीन ब्रेकडाउन के साथ एसोसिएटेड है, और प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से जो पैथोजन होता है उसको ब्रेक करवाते हैं। तीसरा हमारे पास बेटे नेचुरल किलर सेल के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेल्स की बात करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करते हैं। देयर इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ना, इसकी कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, अगर आप इसको भी देखोगे ना तो ये भी तमाम बुक्स के अंदर शामिल नहीं है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ये 20 इवन 30 या इससे भी ज्यादा प्रोटीन जो है ना इनसे मिलकर बना होता है। इसमें भी हम लोग परफोरिन्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें भी इंटरफिरॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज कर लो मैं इसमें
परफोरेंस ऐड करूंगा तो उसका मतलब यही है ना कि परफोरेट करेगा। अगर बेटे मैं इसमें इंटरफेरॉन्स को मेंशन करता हूं, इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स के बारे में आपने याद रखना है कि ये बेटे इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन है। इंटरफेरॉन्स क्या है? दैट इज इंटर सेल्यूलर कम्युनिकेशन। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो एसोसिएटेड हो। ठीक है, इंटरफेरॉन ये हमेशा वायरल इन्फेक्शन या वायरल कोई भी चीज आपके स्टेटमेंट में आती है तो उसमें इंटरफेरॉन जो है वो हम लोग सुकून से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जो है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा बेटा इस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो आता है। देयर इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब बेटा ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ये आपके पास इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है। और इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि ये लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स है और किसी भी सेल को लोकली जो है बेटा ये बेटे वहां पर इन्फेक्ट करेगा और पैथोजन को रिमूव करने की कोशिश करता है। अच्छा, जब हम लोग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर ना बेटे डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वेसल्स का डायामीटर जो है वो कम हो जाता है। इसके अंदर बेटा वेजो डाइलेशन आ जाती है। वेजो डाइलेशन से मुराद ये है कि ब्लड वेसल्स का डायामीटर कहीं पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर इसी में ही हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर ही फीवर को भी पुट करते हैं। फीवर, फीवर भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। अब फीवर जो होता है इसके लिए हम लोग कॉमनली टर्म यूज करते हैं पायरेक्सिया। दैट इज द फीवर जो कि पायरोजेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, पायरोजेंस जो होते हैं ये बेटे आपके पास थर्मोस्टेट को इन्फेक्ट करते हैं, पायरोजेंस। अब पायरोजेंस एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बेटे वाइट ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन या आपके पास जो पैथोजन की ब्रेकडाउन होती है उससे बनते हैं और ये जाके थर्मोस्टेट जो होता है ना बेटा, थर्मोस्टेट उसका सेट पॉइंट डिस्टर्ब कर देते हैं। थर्मोस्टेट सेट पॉइंट डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास बेटा यहां पर फिर सारी चीजें जो है ना वो आपके पास डिस्टर्ब हुई होती हैं। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग मेंशन करते फीवर मेंशन करते हैं ना तो इसमें यह मेंशन किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ जाती है। फैगोसिटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। फैगोसिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, पहला पॉइंट। आयरन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, जो आयरन की कंसंट्रेशन होती है ना बेटा वो हमारे पास कम हो जाती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो भी कम हो जाती है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है बेटा इन दोनों की वजह से वो भी कम हो जाती है। अब यहां पर आपको सिर्फ इन चीजों को याद रखने की जरूरत है। अगर आपकी बुक में कुछ चीजें मेंशन्ड हैं वेल एंड गुड, मेंशन नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को इसी तरीके से याद रखोगे। आगे चलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है बेटा ये हमारे पास एसोसिएटेड है, इसको इम्यून सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं कि हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है ना वो आता है और इम्यून सिस्टम अगर पूछा जाए तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये इम्यून सिस्टम बेटे आपके पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है और बेटा इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ भी डील करते हैं। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि आपके इन्वायरमेंट की वजह से कोई चेंज जो है, कोई बॉडी ने डिटेक्ट किया है तो वो चीज आई है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग लेबल करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना हम नीचे करते हैं। अच्छा चलो,
अब इम्यून सिस्टम बेटे हम लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये आपके पास बी और टी लिम्फोसाइट दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। इसमें बी सेल्स भी आ जाते हैं, बी सेल्स, और इसमें बेटा टी सेल्स भी आ जाते हैं। बी सेल्स जो होते हैं इनकी वजह से जो बेटे इम्यूनिटी आती है इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेंशन करते हैं, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है बेटा सिक्रीशन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये टी के साथ हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों जो है आपको पता होनी चाहिए। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है इसको जरा गौर कीजिएगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर ना बेटे आपके पास दो तरह के सेल्स बनते हैं। पहला आपके पास मेमोरी सेल्स हम मेंशन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल्स। अब प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो होते हैं ना बेटा ये क्लोन सेल्स ये बेसिकली एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंटीबॉडीज की सिक्रीशन ये करवाते हैं जो सामने बनी हुई है, ठीक है। और जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है तो उसमें फिर ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं बेटा, वापस से इन प्लाज्मा क्लोन सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे। एंटीबॉडी को हम लोग पढ़ते हैं क्या है। बाकी टी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें हमने डिफरेंट सेल्स पढ़े हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ जाते हैं, इनको बेटे किलर टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बेटे मेमोरी टी सेल्स भी आ जाते हैं, फिर आप लोग हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हो, और फिर हमारे पास सुप्रेसर टी सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हम इसके साथ जो है वो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को मेंशन करते हैं। अच्छा एंटीबॉडी जो है बेटा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस एंटीबॉडी के चीज़ों को डील करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एंटीजन के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखें। एंटीजन पैथोजन की कोई भी प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। और एंटीजन और एक टर्म यूज की जाती है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन एंटीजन जो होते हैं ना बेटा ये जरूरी नहीं होता कि ये एक्टिव इम्यूनिटी को जो है वो स्टिमुलस दें, लेकिन इम्यूनोजन जो होते हैं ना वो ऑलवेज रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसमें मैं लिख रहा हूं दैट इज नॉट ऑलवेज कि ये जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएं, लेकिन ये जो इम्यूनोजन जो होते हैं ये ऑलवेज इनिशिएट करवाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ये याद रखिएगा। अच्छा अब एंटीबॉडी जो है ना बेटा इसका हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग डील करेंगे। अब इसमें बेटा डिफरेंट हिस्से होते हैं। ये जो शुरू वाला हिस्सा होता है इसको वी के साथ शो किया जाता है, और नीचे वाला जो है ना इसको सी के साथ जो है ना वो शो करते हैं। वी से मुराद ये होती है बेटा वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल से मुराद ये है कि ये भाई इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो चेंज होते हैं। जो सी रीजन होता है इसको बेटे कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, और कांस्टेंट रीजन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं ना बेटा वो हमारे पास फिक्स होता है, ठीक है। 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और ये चारों चेन जो होती हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ अटैच होती हैं। 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, ठीक है। 2 हैवी चेन होती हैं और 2 बेटे हमारे पास लाइट चेन जो है वो मौजूद होती है। इसमें मैंने आपको जब हमने क्लास पढ़ी थी तो उसमें बड़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो डील की थी। इसको थोड़ा सा मजीद नीचे करते हैं कि हमारे पास जो है बेटा ये जो आपके पास होती है ना एंटीबॉडी, इसको डेथ गेम के साथ भी हम याद करते हैं, डी गेम। ये 5 इसकी टाइप होती हैं। इसको बेटे IgD बोलते हैं, IgG, IgA, IgM और IgE, डेथ गेम। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज। अच्छा ये हो गया। इसके बाद बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें याद रखिएगा कि आपके पास जो बॉडी है ना वो खुद एंटीबॉडी बनाती है। पैसिव के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो बॉडी में दाखिल की जाती हैं। एक्टिव के अंदर
आपकी बॉडी खुद जो है वो एंटीबॉडी बेटे बनाएगी। अब इसको क्लासिफाई करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है। अब नेचुरल की जब हम लोग बात करें ना तो इसमें बेटे इन्फेक्शन होना चाहिए। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं पहला, इसमें डिजीज हुई, उस डिजीज से बेटा बॉडी ने रिकवर किया, उस रिकवरी के दौरान आपने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली, जैसे मम्स एंड मीजल्स है। फिर इसी तरह से आपके पास एक आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल से नॉर्मली जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस पड़ा है, जैसे आजकल एचपीवी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वैक्सीनेशन की जा रही है। वो वैक्सीनेशन के तहत वीक पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल किए जाते हैं और उसी से बेटा बॉडी जो है ना वो इम्यूनाइजेशन की तरफ जाती है। पैथोजन दाखिल हुए हैं, बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है, इसीलिए ये एक्टिव है। मैं दोबारा से अपने अल्फाज यूज कर रहा हूं। एक्टिव के अंदर एंटीबॉडीज खुद बॉडी बनाती है बेटा, ठीक है। पैसिव के अंदर बने बनाए एंटीबॉडी हम एंटर करते हैं। अब ये जब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो इसकी बेटे जब मैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करूंगा तो इसमें बेटा हम लोग मेंशन करते हैं कि मां जो होती है, मदर से फीटस की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है बेटा एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है। दैट इज लेबल्ड एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, उसको भी डील कर लेते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, एंटी सीराज को यूज करते हैं। अगर कभी स्टेटमेंट के अंदर एंटी सीरा यूज होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, अगर कभी स्टेटमेंट के अंदर एंटी टॉक्सिन यूज होता है तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, अगर कभी यहां पर एंटी वेनम यूज होता है तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बहुत सिंपल सा, खास तौर पे टेटनस के लिए हम लोग इसको बेटा मेंशन करते हैं। ओके, चलो अब इसमें दो चीजें ऐड कर लें, इम्यूनिटी आपके पास कंप्लीट है। एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये स्लो होता है, और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये रैपिड होता है। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में भी फर्क है ना। एक्टिव जो होती है ना ये स्लो होती है, पता है आपको। एक्टिव जो है स्लो लेकिन लॉन्ग टर्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पैसिव जो होती है ये रैपिड होती है लेकिन बेटे ये शॉर्ट टर्म होती है और हर दफा करवानी पड़ती है आपको, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है ये नॉर्मली बेटा हमारे पास रिस्पॉन्स स्लो आता है। इसमें आप ये कह सकते हो कि 5 से 10 दिन के बाद जो है ना वो एक्टिवेट होता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है इसको बेटा मेमोरी सेल जो है वो इसमें एक्टिवेट होते हैं, तो 3 to 5 डेज के अंदर जो है ना ये एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये आप इम्यूनिटी के साथ जो है बेटा चीजें लेबल करोगे।